चलिए, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं वैदिक कल्चर के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंश के बारे में। और निश्चित रूप में मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इस वंश से भी जुड़े हुए हैं। किस तरह से, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि महाराज मनु के पुत्र हैं, इक्ष्वाक नाम है उनका। तो महाराज मनु के पुत्र जो इक्ष्वाक हैं, उन्हीं के नाम पर दरअसल में या उन्हीं के समय पर एक क्षेत्र है जहां पर वो शासन कर रहे थे, जिसे हम दंडकारण्य कहते हैं, जो वर्तमान समय में जिसका ज्यादातर एरिया बस्तर या सीजी के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य का जो एरिया है जो ज्यादातर बस्तर और सीजी के अंतर्गत आता है, परंतु इसका कुछ भाग जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को हमको मिलता है। अच्छा, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है मुचकुंद। इन्हीं ने अपने पूर्वज मधानता के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर की स्थापना की थी। हालांकि वर्तमान समय में जो ओमकारेश्वर है वो जिला खंडवा में वर्तमान समय में है, और इसी को पुराने समय में मधानता नगरी कहा जाता था। यदि एक और फैक्ट हम खंगालें कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा है जिनका नाम है पुरुकुत्स। इन्हीं का विवाह जो है वो नाग राजकुमारी रेवा के साथ में होता है, और आगे चल के पुरुकुत्स ही रेवा के लिए नर्मदा शब्द यूज करते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ओमकारेश्वर की मधानता नगरी और नर्मदा नदी, ये दोनों के दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है, और इस तरह से चीजें हम देखते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो दो प्रमुख वंशों में सबसे पहला है कारुष वंश जो बघेलखंड में है, और दूसरा है चंद्रवंश जो बुंदेलखंड में है। अब इनके बारे में यदि हम समझें तो हम पाते हैं कि महाराज मनु के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कारुष। उन्होंने ही कारुष वंश की स्थापना की थी बघेलखंड में, और मनु की पुत्री जो है इला, उन्हीं के पति हैं सोम, उन्होंने बुंदेलखंड में चंद्रवंश की स्थापना की थी। वर्तमान समय में बघेलखंड अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया में विस्तृत है, लेकिन बुंदेलखंड का एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा, दतिया, भिंड और सतना से इसका कुछ पोर्शन अटैच है। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोम के पुत्र जो है आयु, और आयु के पुत्र का नाम है यथार्थ। इन्होंने भी अपने साम्राज्य को 5 नदियों के किनारे के क्षेत्रों में विभक्त किया था, जिसमें से 3 के बारे में मैंने यहाँ वर्णन दिया है। चरमावती मतलब चंबल का क्षेत्र, सुप्तमती मतलब कीन क्षेत्र, और बेत्रावती का मतलब होता है बेतवा के किनारे का क्षेत्र। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश से संबंधित जो फैक्ट हैं वो हुए समाप्त। अब हम बात करेंगे हैहय वंश की। हैहय वंश जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है कि यादव वंश के एक राजा है जिनका नाम है यदु, और यदु के पौत्र हैहय हैं। उन्हीं ने दरअसल में इस वंश की नींव डाली है। कि हैहय वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है महिष्मत। देखिए, हैहय वंश की नींव तो हैहय ने डाली, लेकिन हैहय वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है महिष्मत। इन्हीं ने माहिष्मती की, जिसको वर्तमान समय में हम कहते हैं महेश्वर नगर, उसकी स्थापना करी थी। तो ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चला। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ें तो एक होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई हैं। इन्होंने आगे चलकर इसी महेश्वर को, जो हैहय वंश के कारण बना है, इसको अपनी राजधानी बनाया। और इसी राजधानी में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है कि होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने अपने बेटे को खुद मृत्यु दंड भी दिया है। कहां पर? इसी महेश्वर में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में लाकर हैहय वंश को खड़ा कर देती है। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हैहय राजा जो हैं, इनमें जनपदों की स्थापना करने की शुरुआत भी इन्होंने करी। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, तो उससे पहले इनकी शुरुआत में यदि हम देखें तो एक है टुंडिकीरे, ये एक जनपद बनाई थी जो वर्तमान समय में दमोह कहलाती है। तिरपुरी, नो डाउट ये जबलपुर के पास का स्थल है,
और कलचुरी राजाओं की सबसे प्रमुख राजधानी थी ये। इसके बाद हम दसरमण की बात करें तो दसरमण जो है ये विदिशा को कहा जाता है। अवंती निश्चित रूप में आप जानते ही होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनूप, जिसको आज का निमाड़ हम कहते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, है राजाओं ने भी इन पर्टिकुलर जनपदों का निर्माण किया, जिनके माध्यम से वे अपने कार्यों का संचालन किया करते थे। परंतु अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप सामने स्क्रीन पर जो इमेजेस देख रहे हैं यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वंश के एक राजा है जिनका नाम है राजा जयध्वज। राजा जयध्वज जो हैं, इनके पिता हैं, उनका नाम है कीर्तिवीर्य अर्जुन। और याद रखिएगा, यही कीर्तिवीर्य अर्जुन है वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में माने जाते हैं। यहाँ प्रतापी का मतलब है जिसके अधिकार क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थल जीता गया हो। याद रखिएगा ये बात। जैसे मिडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो एमबीटी निकल कर आता है। उसके समय पे सल्तनत काली जो साम्राज्य है वो सबसे ज्यादा विस्तृत था। यदि हम मुगल काल में इसी लाइन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं औरंगजेब सबसे ज्यादा विस्तृत था, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, पराकाष्ठा का काल औरंगजेब का काल था। तो इसी तरह से है वंश के जितने भी राजा गुजरे हैं उसमें कीर्तिवीर अर्जुन ने सबसे ज्यादा है वंश का प्रचार और प्रसार किया है। अब एक महत्वपूर्ण चीज यहीं से जुड़ी हुई, जय ध्वज जो हैं, इनके बेटे का नाम है ताल जंग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताल जंग के बेटे का नाम है अवंती। और लीजिए, यही अवंती जो तालजंग का पुत्र है, इसी के नाम पर मालवा का नाम अवंती पड़ा। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मालवा का नाम अवंती किसके नाम पर पड़ा या किस वंश के राजा के नाम पर। तो है वंश का राजा है, और याद रखिएगा उनका नाम अवंती है। और इस तरह से आपको सिर्फ बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, मतलब आज का मालवा पुराने समय का अवंती है, जिसको आप इमेज में देख रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है महाकाव्य काल की। अब ये महाकाव्य काल क्या है? आपको भी पता है कि वैदिक काल के अंतर्गत निश्चित रूप में एक ऐसा समय आया जब हमारे इष्ट देवी देवता, जैसे हम रामचंद्र जी की बात करें या श्री कृष्ण की बात करें, है ना, या बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया पे या इसी पर्टिकुलर पीरियड पे उनका अनुवाद होना शुरू किया। लेकिन स्पेशली महाकाव्य काल में हमारे महाकाव्यों को दरअसल में लिखा गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चनों की भी भरमार हम देखते हैं कि एमपीपीसीएस में देखने को मिलती है। और उसका कारण ये है क्योंकि मध्य प्रदेश का संबंध भी महाकाव्य के समय से है या महाकाव्य काल के टाइम पीरियड से है। कैसे? आप खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। राजा शत्रुघ्न, इनके बारे में तो आप जानते हैं, रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई, और खुद राजा राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये शत्रुघ्न जो है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मथुरा के राजा लवणासुर को हराकर दरअसल में मथुरा राज्य की स्थापना करी थी। राजा राम अयोध्या के राजा हैं। इस चीज को आपने रामायण में भी देखा होगा, ये शत्रुघ्न का प्रसंग। तो अब राजा शत्रुघ्न जो मथुरा के राजा हैं, इन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम है शत्रुघाती। और याद रखिएगा, शत्रुघाती ने आगे चलकर दसाण विदिशा पर शासन किया है। और निश्चित रूप में इसकी जानकारी हमको महाकाव्य काल के कुछ ग्रंथों पे मिलती भी है। वहीं राजा रामचंद्र जी के जो बेटे हैं जिनका नाम है कुश, इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है। दक्षिण कौशल वर्तमान समय में हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये महाकाव्य काल की कुछ घटनाएं हैं। अच्छा, भगवान राम ने वनवास के 10 साल दंडकारण्य में गुजारे हैं। और इसी समय पर सीता जी चोरी हो जाती हैं। फिर सीता जी चोरी होंगी तो उनके वियोग में राम दर बदर भटकेंगे। फिर पहुंचेंगे निश्चित रूप में श्रीलंका, बंदर भालुओं की सेना बनाकर, और निश्चित रूप में रावण पर विजय पाकर फिर लौटेंगे। तो ये दंडकारण्य से ही वास्तविकता में जो राम हैं वो अब से इस घटना के बाद, मतलब सीता चोरी होने के बाद, श्री राम या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में दुनिया के सामने इनका नया रूप देखने को आएगा।
मतलब ये जो जगह है ये गेम चेंजर मानी जाती है, क्योंकि सीता यदि चोरी नहीं होती तो निश्चित रूप में रावण मरता ही नहीं। इस तरह से अब जब रावण की बात आती है, जो शास्त्रार्थ में भी बहुत आगे था, शस्त्रार्थ में भी बहुत आगे था, या यूं कहें कि शास्त्र और शस्त्र का, शास्त्र विद्या उसमें उसकी मां से आई थी, और माफी चाहता हूँ, शस्त्र विद्या उसकी मां से आई थी और शास्त्र विद्या उसको उसके पिता से आई थी। तो कहने का मतलब है कि शस्त्र विद्या में भी महारथी था, शास्त्र विद्या में भी महारथी था। इसी रावण का जो क्षेत्र है लंका नगरी से शुरू होता था, और अमरकंटक के कुछ क्षेत्रों में रावण जो है उसकी सरजमी देखने को मिलती है। हालांकि ये ग्रंथ अनुवादित तरीके से हमको बताते हैं। वहीं जबलपुर के पास तक रावण की सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। ये भी महाकाव्य काल के कुछ दोहे इस बात की ओर हमको इशारा करते हैं। सीता त्याग के बाद आपने सुना होगा, ये लास्ट की ओर चल पड़े हैं हम, तो रामायण ग्रंथ में सबसे लास्ट में जब सीता जी त्याग दी जाती हैं तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं, आपने देखा होगा कि उन्हीं के आश्रम में लवकुश का जन्म होता है। हालांकि सीता त्यागने का मतलब है कि अभी सीता जी समाई नहीं है, उनको निकाल दिया जाता है, वो धोबी वाली परिघटना के कारण आपने देखा होगा। तो सीता त्याग के कारण जो वाल्मीकि जी हैं वो आश्रम में उनको बुला लेते हैं अपने, और फिर उसी आश्रम में जो तमसा या टोन्स नदी के किनारे हैं वहीं लवकुश का बर्थ होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तमसा या टोन्स नदी जिसका संबंध मध्य प्रदेश से भी है, इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, और महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम में लवकुश का न केवल बर्थ हुआ बल्कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं से ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम महाकाव्य काल में रामायण की बात करें तो भला महाभारत में बात किए बिना कैसे महाकाव्य काल पूरा हो जाएगा। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आप सामने स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, यहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कैसे? देखिए, महाभारत जो है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए एक धर्म युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने पांडवों को अपना सारथी बनाया था। मतलब पूरी लीला भगवान श्री कृष्ण ने रची थी, असल मायने में पांडव जो हैं वो सारथी, कंट्रोलिंग पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की है, परंतु दिखाया आपको उल्टा गया है। वहीं इस धर्म युद्ध में कौरव जो हैं वो अधर्म का साथ दे रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से स्टार्ट होती है। रामायण और महाभारत में ज्यादातर चीजें आपको परिचित हैं। महाभारत में कौन से दो पक्ष से कौन सा धर्म पर आधारित था, कौन सा अधर्म पर, ये बात डिबेट की नहीं है। लेकिन जो बात डिबेट की है, अब मेरे से आप बहुत अच्छे से सुनिए। मध्य प्रदेश भी महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहा, और ये बात वेद व्यास जी के महाभारत से सुस्पष्ट हो जाती है। या महाभारत का जब युद्ध हुआ तो मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों का या मध्य प्रदेश की कुछ सिटियों का नाम उस समय दिखाई देता है। इसीलिए मध्य प्रदेश का इतिहास आप खुद देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ है, और महाकाव्य काल तक आते आते भी निश्चित रूप में उसके गूढ़ रहस्य मध्य प्रदेश अपने आप में सजोए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पहले तो हम वो पार्ट पढ़ेंगे जो कौरवों की तरफ था। मतलब मध्य प्रदेश की वे सिटियां आप खुद देख लीजिए, जैसे महिष्मति, अवंती, भोज, अंधक, विदर्भ और निषाद। ये वे एरियाज हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, निश्चित रूप में कौरव पक्ष की ओर से ये मध्य प्रदेश के एरिए रहे हैं, जिसमें से महिष्मति पर उस समय महाराज नील का शासन था, और अवंती पर उस समय विंध्य का शासन था। हालांकि इन दोनों ने कौरवों की मदद की थी। अब चलिए आइए, धर्म पर आधारित पथ जो है, निश्चित रूप में कौन है धर्म पर आधारित? पांडव। तो उन्होंने क्या किया है, चलिए आइए जरा इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक रियासत है, या मध्य प्रदेश में एक जनपद है उस समय, जिसका नाम है वत्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे अभी ग्वालियर कहते हैं।
हालांकि काशी जो है ये अब उत्तर प्रदेश में है। चेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती भी है, खजुराहो कहते हैं, और भिंड का थोड़ा सा एरिया। दसाण निश्चित रूप में विदिशा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है मात्स्य। तो ये सभी जनपदों के जो भी पर्टिकुलर शासक थे, निश्चित रूप में वो पांडवों पर आधारित थे या पांडवों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको फिर बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी जनपद कौरवों की सहभागी नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी जनपद पांडवों के साथ थी? इसलिए आपको ये दोनों के दोनों चार्ट जो है याद करने पड़ेंगे। और इसमें सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो निकल कर आती है कि वर्तमान समय में जिसे हम चंदेरी कहते हैं, जहां की साड़ियां बड़ी फेमस हैं, अशोक नगर, उसकी यदि हम बात करें तो उसे महाभारत काल में चेदी राज्य की राजधानी कहा जाता था। मतलब चेदी, आप खुद देख लीजिए, ये है चेदी। और इसी चेदी राज्य का शासक हुआ करता था महाभारत टाइम पर शिशुपाल। ये वही शिशुपाल हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण को जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तो 100 गालियां दी थी, क्योंकि उनकी बुआ ने कहा था कि मेरे बेटे के 100 अपराधों को एटलीस्ट आप क्षमा करें। तो 100वें अपराध में जब से ज्यादा बात निकल गई तो आपने भी देखा होगा कि शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। भगवान कभी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए खुद भगवान शांति दूत बनकर गए। बार बार समझाने की कोशिश की, मात्र 5 गांव तक से महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन पूरी तरह से धर्म पर अधर्म की विजय करनी थी, या अधर्म जो फैला हुआ था उस पर धर्म की स्थापना करनी थी। इसलिए पूरा चक्रव्यूह रचा गया, जिसमें फाइनल में भगवान श्री कृष्ण ने वही चाहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब एक सबसे मजेदार और सबसे कमाल की बात, ये ट्रेंड जो आपने देखा ये पुराना हो चुका है। अब नया ट्रेंड जो क्वेश्चनों का आया है वो ये आया है कि महाभारत के समय में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था। ये नए क्वेश्चन आए। महाभारत के समय में ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय में चेदी मतलब शिशुपाल जहां के शासक थे उसको किस नाम से जाना जाता था। विदिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि वैदिक काल में या महाभारत काल में, जिसे हम महाकाव्य काल कहते हैं, विदिशा को किस नाम से जाना जाता था? दशाण। अनूप तो निमाड़ है। हुंदीकोर इंपॉर्टेंट है, दमोह को कहा जाता था। और नलपुर जो है नरवर या शिवपुरी को कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इतिहास के उस पड़ाव की तरफ हम आ जाते हैं जहां पर 16 महाजनपदों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इनडायरेक्टली तरीके से हम आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ खिंचे हुए। तो अब यहाँ से चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, यहाँ से चीजें समझने लायक होंगी। सबसे पहले 16 महाजनपद कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ऑलरेडी आप इनके बारे में पढ़ा करते थे। हाँ, परंतु क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको ये बता सकता हूँ। एमपीपीसीएस हमेशा पूछती है कि 16 महाजनपदों में से कौन सी वो दो जनपदें हैं। हालांकि ऑलरेडी मैंने इनका नाम हाईलाइट भी किया है, एक तो चेदी है और दूसरी अवंती है। निश्चित रूप में ये दोनों के दोनों महाजनपद जो हैं ये मध्य प्रदेश की जनपदों के अंतर्गत आती हैं। और 16 महाजनपदों में से निश्चित रूप में इन दोनों का क्राइटेरिया सबसे प्रमुख हो जाता है कि 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा चेदी और अवंती। अब ये बात जो की कर रहा हूं मैं ये 6वीं शताब्दी की कर रहा हूं। और निश्चित रूप में ये जो 16 महाजनपद डेवलप हुए थे, ये इंटरव्यू का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, कहाँ डेवलप हुए थे? तो आपको सिर्फ इतनी सी लाइन बोलनी पड़ती है कि सर उत्तर भारत में डेवलप हुए थे। क्यों उत्तर भारत में डेवलप हुए थे? क्योंकि जस्ट अ वेट, क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया उस समय अभी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
तो इस वजह से हम इसको 16 महाजनपदों को निश्चित रूप में उत्तर भारत में कंबाइन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पोर्शन आप सामने स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, ये पीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में भी इससे एक आध 3 मार्कर पूछ लिए जाते हैं। कैसे? जैसे 16 महाजनपद थी जो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा विस्तृत थी। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी और ये चीजें आपको पता भी हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इन 16 महाजनपदों में से 2 मध्य प्रदेश में है। कौन कौन सी? एक है अवंती महाजनपद और दूसरी है चेदी महाजनपद। अब पहले मैं बात कर लेता हूं चेदी महाजनपद। ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग कहलाता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीजों का क्वेश्चन के रूप में आना अब शुरू हुआ है कि अवंती जनपद जो है उसके 2 पार्ट हैं। एक है उत्तरी अवंती और एक है दक्षिणी अवंती। और पीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा करता हुआ ये है कि उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच से एक विभाजक नदी बहती थी, उसी का नाम है बित्रावती, जिसे हम बेतवा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि अवंती की विभाजक रेखा हम किसे मानते हैं? आंसर है अवंती को। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इंपॉर्टेंट की सीरीज में आएगा, कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है? आंसर है उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी हम महिष्मती को काउंट करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपसे स्पेशली पूछी भी जाती है। अब यदि मैं आगे बात करूं और भी इंपॉर्टेंट चीज की, तो उत्तरी अवंती को यदि मैं पहले डिस्कस करूं तो यहाँ के सबसे प्रमुख राजा हैं चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत जब राजा हैं उत्तरी अवंती के, तब निश्चित रूप में बौद्ध धर्म केंद्र है इनकी राजधानी में। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, बिंबिसार का शायद आपने नाम सुना होगा, ये समकालीन है राजा चंड प्रद्योत के। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री में पूछा जाता है, एमपी की हिस्ट्री से उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर फाइनली एग्जाम में तो आना ही है। पांडु रोग से ग्रसित होने पर, यह पांडु रोग दरअसल में तंत्रिकी विकार से संबंधित एक रोग होता है जिसे हम लकवा मार जाना कहते हैं। तो पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था दरअसल में। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद और आगे यदि हम बढ़ें तो अवंती के 2 शहर जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं। उनमें से पहला शहर है कुरधर और दूसरा शहर है सुदर्शनपुर। अब क्वेश्चनों की शुरुआत बड़े आराम से कर रहा हूं, याद रखिएगा इस पेज में लगभग लगभग 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन, जो चंड प्रद्योत हैं ये वास्तविकता में कहाँ के शासक हैं? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज क्लियर कराई कि चंड प्रद्योत जो हैं ये अवंती के शासक हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, ये चंड प्रद्योत से रक्षा हेतु एक व्यक्ति है जिसने अपने पिता की हत्या करी थी, जिसे पितृहंता भी कहते हैं, नाम है अजात शत्रु। इसने राजगृह का दुर्गीकरण कराया था। मतलब चंड प्रद्योत से सुरक्षा हेतु या चंड प्रद्योत के आक्रमणों से बचाव हेतु अजात शत्रु ने अपना दुर्गीकरण, मतलब दुर्ग की दीवारों को ऊंचा करवाया। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जब आप राजगृह से प्रतिष्ठान की ओर जाते हैं, मतलब राजगृह से प्रतिष्ठान की ओर जाते हैं, तो बीच में आपको महिष्मती भी मिलता है और बीच में आपको उज्जैनी नगर भी मिलता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मार्ग के बीच में दरअसल में माहिष्मती और उज्जैनी आते हैं, तो आंसर है राजगृह से प्रतिष्ठान जब आप जाते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत तथा मेघदूत में दशाण प्रदेश, जिसे हम विदिशा कहते हैं, उसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा ये चीज। पाली ग्रंथों में अवंती की राजधानी उज्जैनी को बतलाया गया है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज भी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऑलरेडी आपको शायद पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सुन लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आता है। दरअसल में हुआ क्या
शिशुनाग वंश का पतन हो चुका है, और शिशुनाग वंश के पतन के बाद वो वंश आता है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पटकनी देंगे, मतलब नंद वंश। तो नंद वंश जो है ये शिशुनाग वंश के बाद आया। नंद वंश का निश्चित रूप में अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश भी रहा है। ये बात हमको उस समय के निश्चित रूप में जो भी पुरातात्विक नमूने हैं या जो भी ग्रंथ हैं उनसे पता चलती है। अब नंद वंश के समय विदिशा पर शासन किया गया है नंद वंश का, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, सागर के पास एरण में भी दरअसल में नंद वंश के कुछ लेख मिलते हैं जिनसे ये बात श्योर हो जाती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नंद वंश के समय पर जो मुद्राएं चलती थी वो बड़ी मात्रा में या भारी संख्या में बड़वानी से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो लोगों की नजर में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंड प्रद्योत ने, याद रखिएगा राजा चंड प्रद्योत जो है उनके बेटे ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, और ग्वालियर एमपी का पार्ट है। और ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने कौसंबी को जीता था, और कौसंबी को जीतकर निश्चित रूप में उनका जो बेटा है, ये नाम आप याद रखेंगे, निसाख यूप को सौंप दिया था। मतलब चंड प्रद्योत के जो बेटे हैं उन्होंने ग्वालियर पर अटैक किया। ग्वालियर पर अटैक करने के बाद कौसंबी को भी जीता आगे बढ़ के, और जब कौसंबी को उन्होंने जीत लिया तो उनका जो बेटा था जिसका नाम है निसाक यूप, उसको दरअसल में उन्होंने कौसंबी का जो राज्य है वो सौंप दिया था। तो इस तरह से ये है दरअसल में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है 16 महाजनपदों की कहानी से मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एक ऐसे वंश की ओर चलेंगे जिससे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं और गलत भी हमसे बहुत होते हैं। हालांकि हिस्ट्री यदि आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ी होगी तो आपको ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जिस वंश को पढ़ेंगे, जिस वंश को समझेंगे वो है मौर्य वंश। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मेंस का 3 मार्कर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य आपको भी पता है श्रावण गोल बेला में अंत समय हुआ इनका, निश्चित रूप में जैन धर्म को अपना लिया था। याद रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति से एक राजा का पद दिलवाने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाणक्य, भला विष्णुगुप्त को कौन नहीं जानता। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, और इसी अर्थशास्त्र ग्रंथ में आगे चल के मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो बंदा है जिसका नाम है चाणक्य, ये इतनी प्रखर बुद्धि या इतनी तेज बुद्धि के थे, निश्चित रूप में अपने ज्ञान में इजाफा कहाँ रहकर किया होगा। तो यदि आप चाणक्य को इतना तेज बुद्धि का स्वामी मानते हैं तो याद रखिएगा जहां से उन्होंने शिक्षा ली है जिन आचार्यों से, वो किस लेवल के बुद्धिमान रहे होंगे। और निश्चित रूप में शिक्षा जहां ली थी वो जगह है तक्षशिला। तो इस तक्षशिला में निश्चित रूप में सैन्य शिक्षा ली, धर्मार्थ शिक्षा ली, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला में रहकर सैन्य शिक्षा ली थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर। मौर्य के समय पे जो सबसे प्रतापी राजा है उसे हम अशोक के नाम से जानते हैं, कि मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन है? राजा अशोक। राजा अशोक जो हैं, अच्छे से देख लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। या आपने सुना होगा शुरुआत में शैव धर्म के थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी, और निश्चित रूप में अशोक के जो पिता हैं बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे।
जो हिंदू कल्चर के अंतर्गत ही एक संप्रदाय होता है। मतलब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, धर्मनिरपेक्ष, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, धर्मनिरपेक्ष वंश आप किसे मान सकते हैं, या धर्मनिरपेक्ष वंश के बारे में आपने कभी सुना या पढ़ा है? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश को ही धर्मनिरपेक्ष वंश कहते हैं, जहां फादर ने अलग धर्म को, बेटे ने अलग धर्म को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम है महादेवी, कुछ किताबों में इनका नाम श्रीदेवी मिलता है, ये वास्तविकता में दशाण विदिशा की राजकुमारी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि अशोक की ससुराल मध्य प्रदेश से संबंधित है, विदिशा। भला अशोक के द्वारा निर्मित स्तूपों को कौन भूल सकता है, जो महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद निश्चित रूप में उनके लिए बनाए गए थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उनकी डेथ के बाद निश्चित रूप में उनके अवशेषों को यहाँ पर भी रखा गया था। तो इस तरह से स्तूप का मतलब होता है वो जगह जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निश्चित रूप में अशोक ने उसे चुना था। अब कभी भी अगर हम स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप जो है, सबसे पहले है सांची के बौद्ध स्तूप। अब सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं, ये जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह का नाम आपसे छिपा नहीं है, रायसेन जिला। परंतु 90% लोगों को भारभूत बौद्ध स्तूप के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं होती है, जो कि जिला सतना में है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि लघु शिलालेख जो है, मतलब अपनी बात को छोटे शब्दों में पत्थरों पर अंकित कराना, शिला लघु शिलालेख कहलाता है। और शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहते हैं। तो लघु शिलालेख प्रचलन जो है, उनमें से 4 तो मध्य प्रदेश में ही, ये चीज आपसे पूछी भी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां मेरा घर है वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर है रूपनाथ। और याद रखिएगा, अशोक ने दरअसल में यहाँ पर भी एक शिलालेख लिखवाया था, जिसमें लिपि जो यूज की गई थी, आज तक उस लिपि को लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि इसका अनुवाद जरूर किया जा चुका है, लेकिन वो उतना परिष्कृत अनुवाद नहीं माना जाता है। बहरहाल, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अब रूपनाथ जबलपुर जिले में नहीं बल्कि कटनी जिले में आता है और इस तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। अच्छा, मौर्य काल की यदि हम बात करें तो मौर्य काल में 4 व्यापक मार्ग थे। उन 4 व्यापक मार्गों में से 2 मार्ग जो हैं, एक है भृगकच्छ और दूसरा है मथुरा। इनके बीच में यदि आप भ्रमण करते हैं तो बीच में उज्जैनी आपको एज अ स्टेशन के रूप में, या एज अ, आप यहाँ विश्राम वगैरह कर सकते हैं, या एक ऐसा पॉइंट इसे बना सकते हैं जहां ठहरा जा सके। उसी तरह से प्रतिष्ठान से जब आप श्रावस्ती की ओर चलते हैं तो आपको एमपी में 3 स्टॉप देने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज महेतमती, उज्जैन और विदिशा। तो इस तरह से अब एक सबसे कमाल की बात, सबसे अहम बात, पिता की मृत्यु के बाद अवंती या उज्जैन का गवर्नर रहा कौन? अशोक। मतलब जब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो जो ये अशोक हैं, ये अवंती या उज्जैन के उस समय पे गवर्नर हैं। तो ये एमपीपीसीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा, मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस के जब हम लगाएंगे तब। अच्छा, एक और कमाल की बात आपको बतानी थी, हालांकि चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। बिंबिसार का बेटा है, उसका नाम है अशोक। देख लीजिए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। मोगली पुत्र तिस्य, इस तरह का कुछ नाम है जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो बिंबिसार का जो बेटा है अशोक, उसकी शादी विदिशा की श्रेष्ठ राजा की पुत्री से हुई थी, जिसका नाम हमने पहले ही पढ़ा। उनका नाम है महादेवी या श्रीदेवी। तो याद रखिएगा, महादेवी या श्रीदेवी विदिशा के श्रेष्ठी राजा की बेटी थी। इनसे, मतलब जो विदिशा की राजकुमारी थी जिनका नाम है श्रीदेवी और अशोक, इनसे इनको एक पुत्र मिला, माफी चाहता हूं, 2 पुत्र मिले। उनमें से एक पुत्र है, उसका नाम है महेंद्र, और दूसरा जो है वो पुत्री है
जिसका नाम है संघमित्रा। और इन दोनों को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक जो है वो श्रीलंका भेजते हैं। तो आज भी एमपीपीसीएस हालांकि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछती है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निश्चित रूप में जो बोधि वृक्ष था उसकी कुछ टहनियों के साथ में अपने पुत्र, नाम क्या है उसका, अपनी पुत्री, नाम क्या है उसका, इनको निश्चित रूप में कहाँ भेजा जाता है, श्रीलंका भेजा जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, 4 लघु शिलालेख जो मध्य प्रदेश में है उनमें से एक जो है उसी में अशोक का नाम हमको देव नाम प्रिय मिलता है। तो ये इस तरह से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मौर्य काल के होते हैं समाप्त। अब मौर्य काल से संबंधित जो स्थापत्य कृतियां हैं, जैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांची स्तूप की। निश्चित रूप में सांची स्तूप जो है ये बौद्धों से संबंधित कृति है, रायसेन जिले में स्थित है। और जितने भी बौद्ध स्तूप हैं, यदि आपसे मैं बोलूं कि उनमें सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है भारत में, तो नो डाउट सांची बौद्ध स्तूप ही भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का दर्जा रखता है। प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है दरअसल में ये। इसी वजह से 200 का नोट जो आया, इसमें नई करेंसी के अंतर्गत जो आप ये पिक देख रहे हैं ये वास्तव में सांची के स्तूप की है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण भी हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये सांची का बौद्ध स्तूप है इसका संबंध किस धर्म से है। हालांकि इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग बिल्कुल सही क्लियर करते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। परंतु अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोजकर्ता का नाम क्या है, किसने खोजा था, वो इतिहासकार कौन है। तो एक अंग्रेज है, ब्रिटिश है, सर जॉन टेलर। 1818 में उन्होंने इसकी खोज करी थी। परंतु जमीन से इसके साक्ष्यों को निकालकर ये सच में एक पूरा ऐतिहासिक काल का दस्तावेज है या ऐतिहासिक काल से संबंधित ये दरअसल में एक स्थापत्य कृति है। इसके बारे में सर जॉन मार्शल ने 1912 में ये चीज बताई थी। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर बुद्ध की अस्थियां भी रखी हुई हैं और उनके जो शिष्य हैं जिनका नाम है सारी पुत्र, लेकिन ये शिष्य ये हैं मोगली पुत्र तिस्यालन, इनकी दरअसल में अस्थियां यहाँ पर मिलती हैं। संरचना यदि आप देखें तो आपको ये अर्ध गुंबदाकार दिखती है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात शुरुआत होती है अब, गुप्त काल में बनी है। लोग ये भी बता देते हैं कि दरअसल में मौर्य काल से स्टार्ट हो गई है, परंतु गुप्त काल में इसका वास्तविक में नाम क्या था, काकीनाड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, निर्माण जो हुआ है वो अशोक के समय में हुआ है, मौर्य के समय में हुआ है ये चीज। तो इतनी चीजें लगभग लगभग हमारे काम की हैं। चूंकि एमपीपीसीएस में एमपी का सबसे इंपॉर्टेंट धरोहर स्थल में से एक है, इसलिए भोपाल से इसकी दूरी 46 किलोमीटर है, जबकि विदिशा से, जिसे दसाड़ कहते हैं, इसकी दूरी महज 10 किलोमीटर है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखनी है। अब एक कमाल की बात जो मुझे बतानी थी आपको, शुरू में जो ये बना था ये ईंटों के द्वारा बना था। मतलब शुरुआत में जो ये बौद्ध स्तूप निर्मित किया गया था ये ईंटों ईंटों के जरिए निर्मित किया गया था। परंतु सबसे मजेदार और सबसे अहम बात यह है कि सांची स्तूप का जो प्रवेश द्वार है, जिसे हम चार दीवारी या रेलिंग कहते हैं, ये वास्तविकता में किसने बनाई थी, सुंगों ने बनवाई थी। मतलब निर्माण कार्य में मदद किसने करी है, मौर्यों ने। और रेलिंग किसने बनवाई है, सुंगों ने बनवाई है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये जगह आप देख रहे हैं ना, ये है दरअसल में भारहूत स्तंभ, या इसी को भारहूत स्तूप भी कहते हैं, जो सतना के उचेहरा में पड़ता है। और आप खुद देखें, लगभग लगभग ये डिस्ट्रॉय सा हो चला है। हालांकि ये भी बिल्कुल सांची के बौद्ध स्तूपों के जैसे ही है, मतलब बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखता है। मौर्यन ने, मतलब अशोकाज ने इसको दरअसल में बनाया था। परंतु इसका विकास और इसका पुनर्निर्माण जो है मौर्यों के बाद, अशोक के बाद, शुंग काल में सबसे प्रतापी जो शासक है पुष्यमित्र शुंग, उसने किया था। भूत स्तूप जो है
ये बिल्कुल उसी समय में बना है जिस समय में हम मान सकते हैं कि सांची के बौद्ध स्तूप निर्मित हुए हैं। परंतु भारहित स्तूप भी बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। सतना के उचेहरा में ये हैं, और यदि आप इसका पिक देखें तो लगभग लगभग ये डिस्ट्रॉय सा हुआ पड़ा है, लगभग लगभग ये समाप्त सा हुआ पड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बनाया मौर्यंस नहीं है। सांची के रायसेन में निश्चित रूप में सांची के बौद्ध स्तूप को बनाया गया था अशोक के द्वारा मौर्य काल में। बाद में विकास और पुनर्निर्माण के रूप में रेलिंग बनवाई थी शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने। सेम यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है कि सतना में जो भारभूत स्तूप है उसका निर्माण भी मौर्य काल में अशोक ने करवाया है, परंतु बाद में थोड़ा सा जो विकास है और रेलिंग है वो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ने करवाई है। मतलब सेम जस्ट लाइक बौद्ध स्तूप सांची के जैसे। परंतु जो सबसे अहम बात है वो ये है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इस पर्टिकुलर ध्वंसावशेषों की खोज करी थी, और यहाँ से कुछ जो नमूने हैं, यहाँ से कुछ जो पत्थर हैं, यहाँ की कुछ जो चीजें हैं, उनको वर्तमान समय में कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है एज अ बौद्ध धर्म के प्राचीन स्मारक के तौर पर। अब ध्यान से सुनेगा। अब देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी तक हमने जो मौर्य काल में देखा उसको जरा जल्दी से शॉर्ट में एज अ रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि मौर्य काल का मध्य प्रदेश से क्या रिलेशन रहा है। तो जो चीजें हमने पढ़ी उसी चीज को हम जरा देखते हैं, समझिए। मौर्य काल का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। कैसे? यदि आप इस गोल सर्कल के अंदर की चीजें देखें तो गुज्जर, कौसंबी, रूपनाथ, सांची, पनगुरवरिया और ये उज्जैन, मतलब ये ऐसे स्थल हैं जिन पर मौर्य शासकों की हुकूमत रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग मौर्यंस के समय पे या मौर्यंस डायनेस्टी का कहीं ना कहीं पार्ट रहा है। अब आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह मौर्य शासन काल का हिस्सा नहीं है। तो आपको जो ये लाल गोले के अंदर जो चीज दिख रही है, निश्चित रूप में इसको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब चलते हैं आगे। 16 महाजनपद थी, आपने पढ़ा था जनपद महाजनपद काल में। उनमें से दो जो जनपदें थी, एक है चेदी और दूसरी है अवंती। ये दोनों के दोनों जनपद जो हैं, ये इनके ज्यादातर पार्ट जो हैं, मतलब अवंती उज्जैन और चेदी जो है, ये मौर्यों के अधीन क्षेत्रों के रूप में दिखलाई पड़ती हैं। उससे भी महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाएगी। आप खुद देखिए, शिशुनाग एक व्यक्ति है, उसी ने दरअसल में अवंती का जो विलय है वो मगध महाजनपद में कर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहीं से एक बात और पता चलती है कि नंद वंश के समय में भी जो मगध है, मतलब शिशुनाग ने जिस अवंती का विलय मगध में किया था, यही मगध जो है ये निश्चित रूप में नंद वंश साम्राज्य का भी एक बड़ा पार्ट जो था वो माना जाता है। तो आप अगर चित्र में देखें तो ये आपको चित्र में ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये शिशुनाग है, और शिशुनाग ने अवंती को जीता और उसका विलय जो है वो किस में कर दिया, मगध में। तो अब नंद वंश का जो क्राइटेरिया है आप खुद देख लिए, उनका जो एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से चीजें हमको याद रखनी है। अब एक और चीज निकल कर आती है कि नंद वंश का सबसे अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से, और फाइनली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो नंद वंश के पास जो एमपी का एक बड़ा पोर्शन था, अब चंद्रगुप्त मौर्य की जीत के साथ मध्य प्रदेश का वो पोर्शन जो है वो निश्चित रूप में यहाँ आ जाएगा मौर्यों के पास में। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए जरा जल्दी से देख लीजिए। हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके डेथ के बाद उनका बेटा बिंदुसार अगला मौर्य शासक बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि बिंदुसार ने ही अवंती प्रांत का जो सेना नायक है या प्रशासक है या इस एरिया की देख रेख के लिए अपने बेटे अशोक को नियुक्त किया था। मतलब मध्य प्रदेश के तार अशोक से जुड़े हुए हैं, अवंती के तार अशोक से जुड़े हुए हैं, और ये मौर्यंस में बिंदुसार के शासनकाल में ही ये चीज हो रही है। अब इसके बाद
जो सबसे मेन चीज मुझे आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि बिंदुसार जो व्यक्ति है उसने चेदी महाजनपद का जो एरिया है उसको अपने पुत्र को दिया था, या उस एरियाज में शांति व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था की पूरी जवाबदारी निश्चित रूप में अपने बेटे अशोक को दे रखी थी। तो ये चीज भी स्पेशली आपसे पूछी जाती है कि यदि जनपद पूछे कि बाप ने बेटे को कौन सी जनपद दी थी, तो आंसर है चेदी महाजनपद। लेकिन यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ एरिया का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कि अवंती का प्रशासक नियुक्त किया था। तो इस तरह से ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। अब इसके बाद वास्तविकता में अशोक ने दरअसल में मौर्यंस की व्यवस्था देखी है कि नहीं देखी है बिंदुसार के कहने पर, इसके प्रमाण हमको सतना के पास जो है भारहूत स्तूप जो खुद अशोक ने बनवाए थे उससे साक्ष्य हमको लिखित में इस बात के प्राप्त होते हैं कि हाँ, अशोक ने निश्चित रूप में यहाँ पर प्रशासन का दायित्व देखा है और उसका निर्वहन भी किया है। इसी के बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है कि पवाया ग्वालियर के पास जो शिलालेख है, यहां से भी हमको ये पता चलता है कि मौर्यंस ने दरअसल में मध्य प्रदेश में इन दो जनपदों के अंतर्गत चेदी जनपद में शासन व्यवस्था को संभाला है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। कैसे? बिंदुसार जो था उसने अपने बेटे को प्रांतपति मतलब उस एरिया का रक्षा नायक, सुरक्षा नायक, प्रशासक नियुक्त किया था निश्चित रूप में। अब यहीं से चीजें पूछी जाती हैं, आर्यपुत्र बिंदुसार ने किसे नियुक्त किया था? यहाँ आर्यपुत्र का वास्तविकता में मतलब है प्रांतपति या उस एरिया की देख रेख वाला व्यक्ति। और जब भी प्रांतपति की बात होगी तो सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से उस व्यक्ति के सुपुर्द होगी और प्रशासनिक व्यवस्था उस व्यक्ति के सुपुर्द होगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि बिंदुसार ने अशोक को प्रांतपति नियुक्त करके ये चीज और ये चीज, ये दो व्यवस्थाएं निश्चित रूप में अशोक के नाम कर दी थी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चीज मैंने आपको कल बताई थी कि उज्जैनी में प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को बनाए रखना, ये काम है दरअसल में किसका? अशोक का। और जब भी अशोक जो हैं कहाँ जाएंगे? उज्जैनी जाएंगे। तो बीच में एक बार ऐसा पड़ता है कि विदिशा के नगर श्रेष्ठी की पुत्री, मतलब विदिशा में जो नगर श्रेष्ठ थे, जो सबसे बड़े धनवान व्यक्ति थे, उनकी बेटी जो है जिनका नाम है देवी, या उन्हीं को हम श्री देवी के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं से दरअसल में विवाह हो जाता है अशोक का। और बाद में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा होते हैं। और आपको भी पता है कि इन दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए फाइनली कहाँ भेजा जाता है? अशोक के द्वारा निश्चित रूप में श्रीलंका। अब एक चीज और, शायद आप लोगों ने ये चीज शायद सुनी ना हो, अशोक ने निर्देश किया, क्या निर्देश किया कि सांची, या ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ककड़ा दा बोट क्षेत्र, सांची को ही दरअसल में अशोक के समय पर इस नाम से ज्यादातर बौद्ध लोग संबोधित किया करते थे। तो काकड़ा दा बोट क्षेत्र से श्रीलंका के लिए उड़ान भरी थी। और साथ ही साथ में वो वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी कुछ टहनियां दी गई थी बेटे और बेटी को। और फाइनल में दोनों ने फिर श्रीलंका पहुंचकर उस पेड़ को दरअसल में रोपा और फिर बौद्ध धर्म का कुछ समय रहकर वहां प्रचार किया। तो इस तरह से ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज और भी इंपॉर्टेंट बातें यदि मैं आपसे बताऊं, तो सबसे पहली चीज कि अशोक ने सांची में बौद्ध स्तूप बनाए हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सांची में किस क्षेत्र में आजकल आ रहे हैं, या ये जिस जगह पर बने हुए हैं ये एरिया कौन सा कहलाता है? आंसर है कासरावत क्षेत्र। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप बना हुआ है, ये देखिए। इसके बाद यदि अपन आगे चलें तो ये जो जगह है, ये जगह है कटनी के पास, एक जगह है रूपनाथ। रूपनाथ में भी अशोक ने दरअसल में शिलालेखों पर अपनी बातें जो हैं वो उकेरी हैं। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार के बाद शासक कौन बना था? अशोक बना था। और अशोक जो है उसका संपूर्ण एमपी पर आधिपत्य देखने को मिलता है। क्यों?
क्योंकि जगह जगह पर उसके शिलालेख इस बात की पुष्टि भी करते हैं। तो सबसे पहले शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, और अशोक के समय में ज्यादातर शिलालेख जो हैं वो प्रचलित हैं, या अशोक के समय में ही ज्यादा शिलालेखों के लिखने की परंपरा प्रचलित रही है। तो यही शिलालेख हमको जानकारी देते हैं कि अशोक कैसा था, उसका राज्य कैसा था, कहाँ कहाँ तक उसकी रीच थी, और मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप खुद देखिए, ये चीज आपसे हिस्ट्री में पूछी जाती है कि कहाँ का अभिलेख, हालांकि ये अभिलेख एमपी से है, दतिया से है। यहाँ के अभिलेख में सबसे पहली बार अशोक का सिनो नाम हमको पता चलता है, या उपनाम हमको पता चलता है, देव नाम प्रिय। तो देव नाम प्रिय अशोक का सिनोनिम है। ये बात कौन से अभिलेख से हमें पता चलती है? गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में है। इसी तरह से सांची अभिलेख जो रायसेन में है, ये आप खुद देख रहे हैं, ये जो है ये खुद सांची अभिलेख जो रायसेन में है, यहाँ से भी अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आती है कि सांची अभिलेख जो रायसेन के समीप है, आप देखिए इस तरह की कलाकृतियां आपको उसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें भगवान बुद्ध से मिलने के लिए शाही जुलूस के साथ में निकल रहे हैं राजा बिंबिसार। तो ये बात का वर्णन भी देखने को मिलता है सांची अभिलेख में। तो ये चीज पूछी भी जाती है, हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चनों में से एक हो जाता है। इसके बाद जबलपुर से रूपनाथ, हालांकि अब जबलपुर के अंतर्गत नहीं बल्कि कटनी के अंतर्गत आता है रूपनाथ। और साथ ही साथ एक और जगह है काली तलाई। ये दो अभिलेख ऐसे हैं जिनसे अशोक या मौर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। जैसे आप ये चीज देखें, ये अशोक लिखा हुआ है, और ये अशोक का जो है ये शिलालेख है जो कहाँ पर स्थित है, और रूपनाथ में स्थित है। अब इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण और काम की बात जो निकल कर आती है कि सम्राट अशोक ने सांची के बौद्ध स्तूप बनाए थे, ये मैंने आपको पहले बताया। ईंटों से शुरुआत में इसका निर्माण हुआ था, 3री शताब्दी में बनाए गए हैं। किस व्यक्ति ने इनकी खोज करी थी ये भी मैंने आपको बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हेलो। की गुफाएं 2003 में विश्व विरासत सूची में डाली गई हैं। तो आप खुद देख लीजिए, सांची के बौद्ध स्तूप भी विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को हायर करता है उसमें 1989 को डाले गए हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2003। और सांची के बौद्ध स्तूपों को कब सम्मिलित किया गया? 1989 में सम्मिलित किया गया।